प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज के अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले बात करेंगे चीन के जासूसी जहाज़ों के बारे में। चीन हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए बेताब है। इसके लिए चीनी जासूसी जहाज़ हिंद महासागर का चप्पा चप्पा छान रहे हैं। हाल में ही पता चला है कि इस समय चीन के 4 जासूसी जहाज़ हिंद महासागर में ऑपरेट कर रहे हैं। ये जहाज़ मलक्का जलडमरू मध्य से आगे के इलाके में समुद्र के सतह का 3D मानचित्र, पानी की लवणता, घनत्व और दुश्मनों के सेंसर्स की उपस्थिति का पता लगा रहे हैं। इस जासूसी जहाज़ों के जरिए इकट्ठा किए गए डेटा का इस्तेमाल चीनी नौसेना करने वाली है। अभी तक चीनी नौसेना इस इलाके से अनजान है। ऐसे में उसे हिंद महासागर में अपनी गतिविधियों को लेकर काफ़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एक्स ट्विटर हैंडल डेस्ट्रास फा ने एक मैप शेयर किया है। इस मैप में दिखाया गया है कि इस वक्त चीन के 4 जासूसी जहाज हिंद महासागर में मौजूद हैं। इनमें से एक चीन का सबसे शक्तिशाली जासूसी जहाज युआन वांग 03 है। युआन वांग 03 चीन का सैटेलाइट और मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है, जो दुश्मनों की मिसाइलों से जुड़े डाटा को आसानी से जान सकता है। इसके अलावा यह जहाज अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइटों की जासूसी भी कर सकता है। इस जहाज में पानी के नीचे दुश्मन की पनडुब्बियों का सिग्नेचर चुराने की भी क्षमता है। इसके अलावा जो 3 जासूसी जहाज गश्त लगा रहे हैं, उनके नाम जियांग यांग होंग 01, जियांग यांग होंग 03 और डा यांग हो हाओ है। समुद्री सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार चीनी जासूसी जहाज हिंद महासागर में भविष्य में चीनी नौसेना के पनडुब्बी संचालन के लिए हाइड्रोग्राफी और हाइड्रोलॉजिकल सर्वेक्षण कर रहे हैं। इसके साथ ही ये जहाज भारत की जल सीमा के नज़दीक के समुद्र की स्कैनिंग कर रहे हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर चीनी पनडुब्बियों को तैनात किया जा सके। इनमें से कुछ जहाज हवा के जरिए भी जासूसी करने में सक्षम हैं। ये जहाज दुश्मन की हवाई सीमा के अंदर की गतिविधियों को ट्रैक कर रहे हैं। इसके अलावा ये जहाज दुश्मन के जासूसी उपग्रहों की मौजूदगी और उस इलाके से गुजरने में लगने वाले समय की भी गणना कर रहे हैं। अमेरिका के कई थिंक टैंक का मानना है कि चीन इन जहाज़ों को रिसर्च से बता रहा है वे दरअसल जासूसी जहाज हैं। ये समुद्र के अंदर के डेटा को चुरा रहे हैं। थिंक टैंक का कहना है कि ये जहाज सैन्य उद्देश्य से खासकर पनडुब्बियों से संबंधित डेटा को जुटा रहे हैं। वहीं चीन इन आरोपों को खारिज करता रहा है। चीन का कहना है कि जहाज समुद्र से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के कानून के तहत ही काम कर रहे हैं। आइए अब हम प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की भूटान यात्रा के बारे में बात करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की यात्रा पर गए हैं। उनकी यह 2 दिवसीय यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब भारत में चुनाव की तारीख आ चुकी है। पीएम मोदी चुनाव प्रचार छोड़कर भूटान की यात्रा पर हैं, जिससे यह और भी महत्वपूर्ण हो गई है। भारत की पड़ोसी प्रथम की नीति का यह सीधा उदाहरण है। इसके अलावा पीएम मोदी की यह यात्रा तब हो रही है जब चीन और भूटान अपनी सीमा से जुड़े मुद्दे सुलझाने में लगे हैं। यह यात्रा हिमालय में चीन की ग्रे जोन युद्ध पर एक बार फिर ध्यान केंद्रित करती है। ग्रे जोन युद्ध टूलकिट में चीन दूसरे देशों को अपने दबाव में लाने के लिए सैन्य बलों का इस्तेमाल नहीं करता। चीन कानूनी, राजनीतिक, राजनयिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक उपायों के जरिए ऐसा करता है। भूटान की संप्रभुता को कमजोर करने के लिए चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य क्षमताओं को बढ़ा रहा है। 2017 में चीन के सीमावर्ती इलाकों में गांव बसाने शुरू किए। भारतीय सीमा के करीब भी चीन गांव बसाता जा रहा है। चीन और भूटान के आकार में जमीन आसमान का अंतर है, फिर भी चीन भूटान की संप्रभुता को कमजोर करने के लिए लंबे समय से कोशिश कर रहा है। भूटान और चीन के बीच विवाद के 3 क्षेत्र हैं। पूर्व में सक्तेंग, उत्तर में बेउल खेनपोजांग और मेनचुमा घाटी, और पश्चिम में डोकलाम, चरिथांग, सिंचुलुंगपा, ड्रामाना और साखोटो के कुछ हिस्से शामिल हैं। चीन उत्तर में अपने तथाकथित दावों में से 495 वर्ग किलोमीटर छोड़ने की पेशकश कर रहा है, लेकिन तब जब भूटान पश्चिम में 269 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र छोड़ देगा। चीन लंबे समय से उत्तर पश्चिम के कुछ क्षेत्रों में दावा करता रहा है, लेकिन पूर्वी भूटान में सक्तेंग पर चीन का दावा हाल ही में आया है। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 तक सीमा वार्ता के 24 दौर की बातचीत में कभी भी चीन ने इसका मुद्दा नहीं उठाया था। जून 2020 में पहली बार सक्तेंग को विवादित क्षेत्र घोषित किया गया। चीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानदंडों और संधियों को लगातार उपेक्षा कर रहा है। चीन ग्रे जोन रणनीति के जरिए सैन्य टकराव से बचते हुए भी यथास्थिति को बदल रहा है। ऐसे में पीएम मोदी की यात्रा चीन को एक बड़ा संदेश है। चीन को इससे साफ मैसेज आता है कि भारत भूटान के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान की अपनी 2 दिवसीय राजकीय यात्रा शुरू करते हुए शुक्रवार को भूटान के नरेश जिग्मे खेसर नामचुक वांगचुक से मुलाकात की। पीएम मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो से सम्मानित किया गया है। आइए अब हम बात करें मालदीव की। मालदीव और भारत के रिश्तों में तल्खी के बीच विदेश मंत्रालय ने अहम बयान दिया है। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजा के मेनन ने बताया कि पिछले कई दशकों में भारत ने मालदीव
को कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को विकसित करने में मदद की है। उन्होंने कहा कि इसका मकसद विकास की साझेदारी के माध्यम से दोस्ती मजबूत करना है। दरअसल विदेश मंत्रालय की एक टीम ने गुरुवार को भारतीय रियायती ऋण सुविधा के तहत मालदीव में किए जा रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। टीम का नेतृत्व मेनन कर रही हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय रियायती ऋण सुविधा के तहत हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पुनर्विकास हो रहा है। मेनन विदेश मंत्रालय के तहत आने वाले विकास साझेदारी प्रशासन डीपीए में संयुक्त सचिव हैं। विकास परियोजनाएं डीपीए ही संचालित करता है। चौथी भारत मालदीव नियंत्रण रेखा समीक्षा बैठक के हिस्से के रूप में भारतीय रियायती क्रेडिट लाइन के तहत 12 और केला द्वीपों में कई विकास कार्य कराए जा रहे हैं। मालदीव में भारतीय मिशन ने बताया कि संयुक्त सचिव मेनन ने हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पुनर्विकास परियोजना और जल और स्वच्छता परियोजनाओं के तहत उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की है। डीपीए टीम ने गण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुनर्विकास परियोजना सहित अन्य परियोजना स्थलों का दौरा किया। आइए अब दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के बारे में बात करें। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च यानी 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। इससे पहले कोर्ट ने 3 घंटे की लंबी बहस के बाद मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि ईडी ने गुरुवार को दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को उनके आवास से गिरफ्तार किया था। इसके बाद शुक्रवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने कोर्ट से केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड की मांग की थी। ईडी का कहना था कि वह शराब घोटाले के मामले में अन्य मंत्रियों और आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ मुख्य साजिशकर्ता थे। आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ उच्चतम न्यायालय से याचिका वापस ले जाने के तुरंत बाद केजरीवाल को निचली अदालत में पेश किया गया। ईडी ने राउज एवेन्यू अदालत में विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा से कहा कि केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 बनाने और उसे लागू करने के लिए साउथ ग्रुप से रिश्वत के तौर पर कई करोड़ रुपए प्राप्त हुए। एएनसी की ओर से आंतरिक सॉलिसिटर जनरल एएसजी एस.वी. राजू ने अदालत में कहा कि केजरीवाल ने पंजाब चुनाव लड़ने के लिए साउथ ग्रुप के कुछ आरोपियों से 100 करोड़ रुपए मांगे थे। उन्होंने कहा कि धन के लेन देन से पता चला कि गोवा चुनाव में इस्तेमाल की गई 45 करोड़ रुपए की रिश्वत 4 हवाला मार्गों से आई थी। राजू ने कहा कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड सीडीआर से आरोपियों और गवाहों के बयानों की पुष्टि हुई है। आम आदमी पार्टी संयोजक की कड़ी सुरक्षा के बीच अपराह्न करीब 2 बजे अदालत के समक्ष पेश किया गया। इसके बाद एएसजी राजू ने अदालत से कहा कि हमने 10 दिन की रिमांड के लिए आवेदन दिया था। उन्होंने कहा कि आप एक व्यक्ति नहीं बल्कि कंपनी हैं और कंपनी के आचरण के लिए जिम्मेदार हर व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। केजरीवाल का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार है कि किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया हो। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी की शक्ति गिरफ्तारी की आवश्यकता के समतुल्य नहीं है और केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने की आवश्यकता नहीं थी। सिंघवी ने कहा कि इस मामले में महत्वपूर्ण न्यायिक विवेक के इस्तेमाल की जरूरत है। इसमें लोकतंत्र के बड़े मुद्दे शामिल हैं। केजरीवाल का पक्ष रख रहे अन्य वकील विक्रम चौधरी ने अदालत से कहा कि प्रवर्तन निदेशालय न्यायाधीश जूरी सजा की तामील करने वाला बन गया है। उन्होंने कहा कि यह सुनवाई अदालत के समक्ष रिमांड कार्रवाई का विरोध करेंगे। उसके बाद एक अन्य याचिका के माध्यम से फिर सर्वोच्च न्यायालय में आएंगे। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के सैकड़ों नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान अरविंद तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं के नारे भी लगाए। पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी सौरभ भारद्वाज अन्य को हिरासत में लिया। पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को भाजपा मुख्यालय की ओर मार्च करने से रोकने के लिए कई स्थलों पर अवरोधक लगाए गए और बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया। मध्य दिल्ली में राउज एवेन्यू मार्ग पर आप मुख्यालय के बाहर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का जमवाड़ा रहा। कई प्रदर्शनकारी सुबह से ही भाजपा कार्यालय की ओर कूच करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय डीडीयू मार्ग पर इकट्ठा हुए, जहां पुलिस ने उन्हें बसों में बैठाया लिया। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अर्धसैनिक बल के जवानों को भी तैनात किया गया। पुलिस ने जब आप कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने की कोशिश की तो सड़क पर भी लेट गए। महिला पुलिसकर्मियों को महिला प्रदर्शनकारियों को घसीटते हुए देखा गया। इनमें से कई प्रदर्शनकारी केजरीवाल की तस्वीर लिए हुए थे। पुलिस के अनुसार अब तक 50 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है और मध्य दिल्ली से दूर स्थित विभिन्न पुलिस थानों में ले जाया गया है। आपने कहा कि देश में घोषित आपातकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई है। भाजपा नेताओं को जेल भेजकर या उन्हें डरा धमकाकर अपने साथ शामिल कर विपक्षी दलों को खत्म करने की कोशिश करी है। पार्टी ने दावा किया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी भाजपा की सबसे बड़ी राजनीतिक गलती साबित होगी। जैसे ही दिल्ली कैबिनेट मंत्री आतिशी सौरभ भारद्वाज और अन्य ने सुबह 11 बजे के आसपास भाजपा मुख्यालय की ओर बढ़ने की कोशिश की, उन्हें पुलिस ने हिरासत में लेकर बस में बैठा लिया। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।